सपोज मेरे पास 3 फ्लावर्स हैं, एक ग्रीन है, एक रेड है और एक है येलो। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये इतने अच्छे कलर्स प्लांट्स को दे कौन रहा है? क्या कोई आकर इन प्लांट्स को पेंट कर देता है? नहीं, राइट? प्लांट्स में कुछ बहुत छोटे-छोटे ऑर्गेनेल्स होते हैं जिनके अंदर ये अलग-अलग पिगमेंट्स होते हैं और इन्हीं ऑर्गेनेल्स को कहा जाता है प्लास्टिड्स। तो आज हम इन्हीं प्लास्टिड्स के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक। तो स्टार्ट करते हैं। तो आप ये बताओ कि क्या ये प्लास्टिड्स ह्यूमंस के अंदर मिल सकते हैं? नहीं, ऑब्वियसली। प्लास्टिड्स कहाँ पर मिलते हैं? प्लास्टिड्स मिलते हैं प्लांट सेल्स में और यूग्लेनॉइड्स में। तो प्लांट सेल्स में और यूग्लेनॉइड्स में मिलते हैं हमें प्लास्टिड्स। यूग्लेनॉइड्स क्या होता है? ये एक सिंगल सेल्ड प्रोटिस्टा होता है। तो फिर एनिमल्स को कलर कैसे मिलता है? तो एनिमल्स के पास में होते हैं कुछ पिगमेंट्स, पर प्लास्टिड्स तो सिर्फ और सिर्फ किस में मिलेंगे? प्लांट सेल्स में और यूग्लेनॉइड्स में। तो क्या हमें प्लास्टिड्स आसानी से दिख सकते हैं? हाँ, हमें प्लास्टिड्स आसानी से माइक्रोस्कोप में दिख सकते हैं क्योंकि ये बड़े ऑर्गेनेल्स होते हैं, इसलिए माइक्रोस्कोप में आसानी से विजिबल हो जाते हैं। तो अब बताओ कि प्लांट्स के पास में इतने अलग अलग कलर्स कैसे होते हैं? जैसे लीव्स ग्रीन होती हैं, टमाटोज रेड होते हैं, कैरेट्स ऑरेंज होते हैं, टर्मरिक येलो कलर की होती है। तो ये सारे कलर्स आखिर प्रोड्यूस कौन कर रहे हैं? ये हमें समझ में आ गया है। प्लास्टिड्स, राइट? प्लास्टिड्स प्रोड्यूस करते हैं अलग अलग कलर्स। तो अलग अलग प्लास्टिड्स के पास अलग अलग पिगमेंट्स होते हैं और यही पिगमेंट्स इन्हें अलग अलग कलर्स देते हैं। तो अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। तो प्लास्टिड्स बेसिकली 3 तरह के होते हैं जो कि हैं क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। अब हम लोग इन तीनों को एक एक करके डिटेल में समझते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट को समझते हैं हम सबसे पहले। तो प्लांट्स आखिर एनर्जी कैसे बनाते हैं? प्लांट्स अपना फूड कैसे बनाते हैं? वो सनलाइट को यूज़ करते हैं और उससे फिर वो अपना फूड बनाते हैं क्लोरोफिल की मदद से, राइट? तो ये जो क्लोरोफिल है जो कि एनर्जी बनाने में मदद करता है प्लांट्स की, ये क्लोरोफिल हमें क्लोरोप्लास्ट में देखने के लिए मिलता है। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर दो चीज़ें होती हैं। तो क्लोरोप्लास्ट में दो चीज़ें कौन सी होती हैं? एक है क्लोरोफिल और दूसरा है कैरेटेनॉइड्स। तो ये क्लोरोफिल क्या करते हैं? ये फोटोसिंथेसिस करने में मदद करते हैं। फोटोसिंथेसिस यानी सनलाइट का यूज़ करके फूड बनाने में हेल्प करते हैं। और कैरेटेनॉइड्स क्या करते हैं? कैरेटेनॉइड्स इन क्लोरोफिल को लाइट को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं और इसके साथ साथ प्लांट को प्रोटेक्ट भी करते हैं कि प्लांट बहुत ज़्यादा लाइट के उसमें ना आए, यानी एक्सेसिव लाइट से भी प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। अब समझते हैं क्रोमोप्लास्ट के बारे में। तो ये क्रोमोप्लास्ट ही है जो कि प्लांट में अलग अलग कलर्स को प्रोड्यूस करता है। जैसे कि रोज़ का रेड कलर होता है, मेरीगोल्ड का येलो कलर होता है। तो ये कलर्स क्रोमोप्लास्ट ही प्रोड्यूस करता है। तो कौन कौन से पिगमेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? तो क्रोमोप्लास्ट में फैट सोल्यूबल कैरोटेनॉइड पिगमेंट्स होते हैं। जैसे कि ये कुछ फैट सोल्यूबल कैरोटेनॉइड पिगमेंट्स होते हैं जो कि किस में होते हैं? क्रोमोप्लास्ट में। ये क्या क्या है? कैरेटिन, जेंथोफिल और लाइकोपीन। ये कैरेटिन देता है ऑरेंज कलर, जेंथोफिल देता है येलो कलर और लाइकोपिन देता है रेड कलर। तो इस तरह के अलग अलग पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं इस क्रोमोप्लास्ट में जो कि इसको एक अलग अलग कलर्स देते हैं। तो अब बताओ कि आखिर फ्लावर्स को कलरफुल होना क्यों चाहिए? तो फ्लावर्स को कलरफुल होना चाहिए क्योंकि अगर फ्लावर्स कलरफुल नहीं होंगे तो उनके ऊपर इंसेक्ट्स नहीं बैठेंगे। अगर इंसेक्ट्स नहीं बैठेंगे तो जो पॉलिनेशन का प्रोसेस है या डिस्पर्जन का प्रोसेस है वो आसानी से नहीं हो पाएगा। तो इसलिए प्लांट्स को कैसा होना चाहिए? कलरफुल होना चाहिए। अब हम समझते हैं ल्यूकोप्लास्ट के बारे में। तो ल्यूकोप्लास्ट को हम वेयर हाउस या स्टोरेज की तरह भी कह सकते हैं कि इसका काम मेनली स्टोरेज का है। ये कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं। ये कलरलेस क्यों है? क्योंकि इनके पास में कोई पिगमेंट नहीं है, ऑब्वियसली। तो ये फूड नहीं बनाते हैं लेकिन ये फूड को स्टोर करने का काम करते हैं। तो ये 3 तरह के ल्यूकोप्लास्ट हमें हमारे प्लांट सेल के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। ये क्या क्या है? सबसे पहले है अमाइलोप्लास्ट, इसके बाद में है इलाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट और उसके बाद में है एल्यूरोप्लास्ट। तो हमने कहा कि ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं क्योंकि इनके पास में कोई पिगमेंट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं और ये क्या काम करते हैं? ये फूड को स्टोर करते हैं। अब इन तीनों के बारे में समझते हैं। इसके 3 टाइप्स है ल्यूकोप्लास्ट के। अमाइलोप्लास्ट में अमाइलो का मतलब होता है स्टार्च। तो जैसे आपने पटेटो देखा है, पटेटो के अंदर क्या होता है? स्टार्च होता है। तो अमाइलोप्लास्ट का एक एग्जाम्पल हो जाएगा क्या? पटेटो। तो ये वो प्लास्टिड्स हैं जिनके के अंदर क्या स्टोर होता है? स्टार्च स्टोर होता है। फिर है इलायोप्लास्ट। तो जैसे आपने सनफ्लावर सीड्स देखे हैं या फिर कभी ग्राउंडनट सीड्स देखे हैं, इनके अंदर क्या होता है? इनके अंदर होता है ऑयल।
राइट। तो जिन प्लास्टिड्स के अंदर ऑयल और फैट होता है उन्हें कहा जाता है इलायोप्लास्ट। इलायो का मतलब क्या है? ऑयल, राइट। इसके एग्जाम्पल क्या बोले हमने? सनफ्लावर सीड्स या फिर ग्राउंड नट्स। लास्ट में आता है एल्यूरोप्लास्ट। तो कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जिनके के अंदर प्रोटीन स्टोर्ड होते हैं, जैसे कि बहुत सारी जो दालें होती हैं, पल्सेस और लेग्यूम्स में होता है प्रोटीन। तो जिन प्लास्टिड्स के अंदर प्रोटीन स्टोर होता है उनको कहा जाता है क्या? एल्यूरोप्लास्ट। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा पल्सेस एंड लेग्यूम्स। तो ये हमने पढ़ा अभी प्लास्टिड्स के बारे में। क्या क्या पढ़ लिया हमने? प्लास्टिड्स क्या होते हैं? प्लास्टिड्स एक ऐसे ऑर्गेनेल है जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स और यूग्लेनॉइड्स में मिलते हैं। यूग्लेनॉइड्स क्या होते हैं? सिंगल सेल्ड प्रोटिस्टा। प्लास्टिड्स का क्या काम है? ये प्लांट्स को कलर देने का काम करते हैं या फिर फूड को क्या करते हैं? स्टोर करने का काम करते हैं। ये आसानी से हमें माइक्रोस्कोप में दिख जाते हैं क्योंकि ये बड़े ऑर्गेनेल्स हैं। 3 तरह के प्लास्टिड्स होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में आ रहा है 2 चीज़ें, क्लोरोफिल और कैरोटिनॉइड्स। क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं और कैरोटिनॉइड्स किस में हेल्प करते हैं? इन क्लोरोफिल को ही लाइट एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। फिर है क्रोमोप्लास्ट जिसमें कि 3 चीज़ें आती हैं, कैरेटिन, जेंथोफिल और लाइकोपीन। ये क्रोमोप्लास्ट का काम है कि ये फ्लावर को अलग अलग तरह के कलर्स दे। जैसे कैरेटिन देता है ऑरेंज कलर, जेंथोफिल येलो और लाइकोपिन रेड। फ्लावर्स को कलरफुल क्यों होना चाहिए? क्योंकि ताकि इंसेक्ट्स उनके ऊपर बैठे और पॉलिनेशन में और सीड डिस्पर्शन में हेल्प हो सके। लास्ट में आते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होते हैं, इनके पास में कोई पिगमेंट नहीं होते हैं। ये फूड को स्टोर करने का काम करते हैं। 3 तरह के होते हैं, अमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट और एल्यूरोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट क्या स्टोर करते हैं? स्टार्च, जैसे कि एग्जाम्पल है पटेटो। इलायोप्लास्ट क्या स्टोर करते हैं? ऑयल, एग्जाम्पल है सनफ्लावर सीड्स। और एल्यूरोप्लास्ट स्टोर करते हैं क्या? प्रोटीन, और इसमें एग्जाम्पल है पल्सेस एंड लेग्यूम्स। अब हम लोग इस क्लोरोप्लास्ट को और ज़्यादा डिटेल में समझते हैं। तो शुरू करते हैं क्लोरोप्लास्ट से। अभी हमने पढ़ा था कि क्लोरोप्लास्ट एक तरह के प्लास्टिड्स हैं जिनके के अंदर क्लोरोफिल और कैरोटिनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये क्लोरोप्लास्ट कहाँ पर मिलते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट मिलते हैं प्लांट के लीव्स में, क्योंकि लीव्स ही फूड बनाने का काम करती है, लीव्स ही फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करती हैं। पर सेल की लीफ के अंदर हर सेल फोटोसिंथेसिस नहीं परफॉर्म करती। तो ज़्यादातर जो क्लोरोप्लास्ट हमें मिलते हैं वो मिलते हैं किसमें? मीजोफिल सेल्स में। अब हम समझते हैं कि इसका शेप कैसा होता है। तो क्लोरोप्लास्ट के अलग अलग शेप हो सकते हैं, जैसे कि लेंस शेप्ड या फिर ओवल या फिर स्फेरिकल या डिस्कॉइड या फिर रिबन लाइक। तो ये कुछ अलग अलग तरह के शेप है जो कि क्लोरोप्लास्ट में होते हैं। अब समझते हैं कि क्या हर प्लांट सेल के अंदर सेम नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट होते हैं? ऑब्वियसली नहीं, ये डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म पे। जैसे कि जो क्लेमाइडोमोनास है, जिसको कि ग्रीन एल्गे भी कहा जाता है, उसके पास में सिर्फ और सिर्फ एक क्लोरोप्लास्ट होता है। लेकिन मीजोफिल सेल्स में लगभग 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। तो आखिर मीजोफिल सेल्स में इतने सारे क्लोरोप्लास्ट क्यों होते हैं? क्योंकि उन्हें ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करना होता है। ये बिल्कुल वैसी बात है जैसे हमने माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ी थी कि ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया कौन सी सेल्स में होंगी? जिनको कि ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। अब हम समझेंगे क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो अब समझते हैं इस क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। सबसे बाहर आपको दिख रही है एक आउटर मेम्ब्रेन, और यहाँ पर अंदर होती है एक इनर मेम्ब्रेन। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर 2 मेम्ब्रेन्स होती है, एक आउटर और एक इनर मेम्ब्रेन, राइट। इनर मेम्ब्रेन थोड़ी सी कम परमिएबल होती है। अब इसमें एक एक करके इन सब चीज़ों को समझते हैं। तो अगर इसमें सारी चीज़ें रिमूव कर दी जाए जो भी क्लोरोप्लास्ट के अंदर है, तो क्या बचेगा? एक खाली स्पेस बचेगी, राइट। एक फ्लूइड बचेगा सिर्फ और सिर्फ इस क्लोरोप्लास्ट में। उस फ्लूइड को कहा जाता है क्या? स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा क्या है? स्ट्रोमा वो फ्लूइड है जो कि क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट है। अब इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट में होते हैं कुछ टाइनी फ्लैटेंड सैक्स, कुछ इस तरह के बिल्कुल फ्लैट सैक्स जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, जिनको कि क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है थैलेकोइड्स। तो ये थैलेकोइड्स क्या है?
स्ट्रोमा के अंदर यानी ये जो फ्लूइड है, ये फ्लूइड जो प्रेजेंट है, इस फ्लूइड के अंदर टाइनी सैक्स जैसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको कि थैलाकोइड्स कहा जाता है। अब जब बहुत सारे, तो ये जैसे एक पर्टिकुलर थैलाकॉइड है, ये भी एक थैलाकॉइड है, ये भी एक थैलाकॉइड है, ये भी और ये भी, लेकिन जब ये बहुत सारे थैलाकॉइड्स एक साथ मिल जाते हैं और एक यूनिट फॉर्म कर लेते हैं, तब हम इन्हें कहते हैं क्या? ग्रैनम। और अगर ऐसे बहुत सारे स्टैक्स हो तब हम उसको कह देते हैं क्या? ग्रैना। तो ग्रैनम हमें समझ में आ गया क्या होता है ग्रैनम। जब बहुत सारे थैलाकॉइड्स स्टैक हो जाते हैं एक के ऊपर एक, तब हम उसे कहते हैं ग्रैनम। अब अगर इतने सारे स्टैक्स प्रेजेंट हैं तो आखिर ये सब आपस में कनेक्टेड कैसे होते हैं? तो ये सब आपस में कनेक्टेड होते हैं स्ट्रोमा लैमेला से। तो ये जो आपको कनेक्टिंग लेयर दिख रही है इसको कहा जाता है स्ट्रोमा लैमेला। ये एक ग्रैनम को दूसरे ग्रैनम से कनेक्ट करने का काम करते हैं। अब इसके बाद में समझते हैं इस एक थैलाकॉइड के बारे में। तो ये जो एक थैलाकॉइड होता है ये अंदर से बिल्कुल हॉलो होता है, इसके अंदर कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। तो इसके अंदर क्योंकि कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, ये जो कैविटी प्रेजेंट है इस कैविटी को कहा जाता है क्या? ल्यूमेन। ये ल्यूमेन क्या है? वो कैविटी है जो कि एक थैलाकॉइड के अंदर प्रेजेंट होती है। तो आखिर क्लोरोफिल कहाँ पर होता है? इस सब में हमने ये तो बात ही नहीं करी कि क्लोरोफिल होता कहाँ है। तो क्लोरोफिल जो कि सनलाइट को कैप्चर करता है, जो कि फूड बनाता है, ये ना तो स्ट्रोमा में प्रेजेंट है बल्कि ये प्रेजेंट होता है थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन में, क्योंकि इसके अंदर तो क्या है? हॉलो है, इसके अंदर तो कुछ नहीं है। तो इसकी मेम्ब्रेन पर ही क्या प्रेजेंट होता है? इसकी मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल। तो फिर आखिर इस स्ट्रोमा में और क्या क्या होता है? तो अगर क्लोरोफिल हमने कहा कि थैलाकॉइड में प्रेजेंट है, तो स्ट्रोमा में क्या है? स्ट्रोमा में प्रेजेंट होते हैं कुछ एंजाइम्स। तो स्ट्रोमा में कुछ एंजाइम्स होते हैं, सर्कुलर डीएनए होता है, 70S राइबोसोम्स होते हैं और कुछ प्रोटीन्स भी होते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर डीएनए क्यों होते हैं? क्योंकि स्ट्रोमा भी कैसा है? सेमी ऑटोनॉमस है। सेमी ऑटोनॉमस यानी पूरी तरह से न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है अपने सारे कामों के लिए, इसलिए हमने बोला है कि यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट सेमी ऑटोनॉमस होता है। फिर राइबोसोम्स यहाँ पे कौन से प्रेजेंट है? 70S, जो कि किसमें होते हैं? बैक्टीरियल सेल में भी हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ा? क्लोरोप्लास्ट एक तरह का प्लास्टिड है जिसमें कि दो चीज़ें आती है, क्लोरोफिल और कैरेटिनॉइड्स। इसकी लोकेशन क्या है? ये लीव्स में देखने के लिए मिलते हैं, और लीव्स में पर्टिकुलरली मीजोफिल सेल्स में। इसका शेप हो सकता है लेंस शेप्ड, ओवल, स्फेरिकल, डिस्कॉइड या फिर रिबन लाइक। ये नंबर किस पे डिपेंड करता है? अलग अलग ऑर्गेनिज्म पे। क्लेमाइडोमोनास में एक ही क्लोरोप्लास्ट होता है, मीजोफिल सेल्स में 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट देखने के लिए मिलते हैं। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है क्लोरोप्लास्ट का। यह है सबसे पहले आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। तो दो तरह की मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन कैसी है? लेस परमिएबल है। इसके बाद में जो एक फ्लूइड प्रेजेंट है इसके अंदर उसको कहा जाता है स्ट्रोमा, और स्ट्रोमा के अंदर एंजाइम, सर्कुलर डीएनए, 70S राइबोसोम और प्रोटीन भी प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद में ये जो थिन फ्लैटेंड सैक्स जैसे स्ट्रक्चर्स हैं इन्हें कहा जाता है थैलाकॉइड्स, और थैलाकॉइड्स के अंदर बिल्कुल हॉलो होता है, कुछ भी नहीं होता है, तो इसको हम कहते हैं ल्यूमेन। उस कैविटी को कहा जाता है ल्यूमेन, और इसकी मेम्ब्रेन में होता है क्लोरोफिल। इस तरह के जब बहुत सारे एक पूरी स्टैक बन जाती है तो उसे कहा जाता है ग्रैनम, यानी थैलाकॉइड स्टैक्ड ऑन वन अनदर। और अगर ऐसे बहुत सारे होते हैं तो उसको कहा जाता है ग्रैना। और जो लेयर जो कनेक्ट करती है इन दोनों को उसे कहा जाता है स्ट्रोमा लैमेला। तो ये हमने पढ़ा प्लास्टिड्स और क्लोरोप्लास्ट के बारे में डिटेल में। अब हम समझते हैं राइबोसोम्स के बारे में। तो राइबोसोम्स के बारे में हमने सेकेंड लेक्चर में भी पढ़ा था। राइबोसोम्स क्या करते हैं? राइबोसोम्स का काम होता है प्रोटीन बनाने का। तो अब हम थोड़ी सी पहले इसकी हिस्ट्री समझते हैं। तो 1953 में एक साइंटिस्ट है जिनका कि नाम है जॉर्ज पेलेड। ये कुछ छोटे छोटे डेंस पार्टिकल्स देखते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, और इन्हीं पार्टिकल्स को बाद में नाम दिया जाता है क्या? राइबोसोम्स। और क्योंकि ये साइंटिस्ट जॉर्ज पेलेड ने बताए थे, इसीलिए ये जॉर्ज पेलेड को फादर ऑफ राइबोसोम्स भी कहा जाता है। तो
तो राइबोसोम्स को हम सिंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते, राइबोसोम्स को सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। तो राइबोसोम्स क्या होता है ये हमें पता है, ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स। हम क्या बोल सकते हैं राइबोसोम्स के लिए कि ये होते हैं स्मॉल ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स, जिनके पास में कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, और इनका काम क्या है, प्रोटीन बनाने का, ये तो हमें पता ही है। तो राइबोसोम्स का क्या कंपोजिशन होता है, राइबोसोम्स बने होते हैं दो चीज़ों से, जो कि है आरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन, इन दो चीज़ों से मिलकर राइबोसोम बनते हैं। दो तरह के हमें राइबोसोम्स देखने के लिए मिलते हैं। तो अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो दो टाइप्स होंगे राइबोसोम्स के, एक तो होता है 70S और एक होता है 80S। तो 70S राइबोसोम हमें देखने के लिए मिलता है प्रोकैरियोटिक सेल में, और 80S दिखता है यूकैरियोटिक सेल में। 70S के दो सब यूनिट्स जो हैं वो है 50S और 30S, और 80S की जो दो सब यूनिट्स हैं वो है 60S और 40S। अब समझते हैं कि यहाँ पर S का मतलब होता क्या है। तो यहाँ पर S का मतलब है स्वेडबर्ग यूनिट। ये मेजर करता है किसी भी चीज़ का सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट कितना है। तो जब राइबोसोम्स को हम सेंट्रीफ्यूज में रखते हैं और बहुत तेज़ स्पीड से जब राइबोसोम सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स के थ्रू घूमते हैं, तो कौन सा सब यूनिट, ये दो सब यूनिट है इन दोनों के, कौन सा सब यूनिट या कौन सा राइबोसोम कितनी जल्दी सेटल होता है वो हमें बताता है ये स्वेडबर्ग यूनिट। तो जो पार्टिकल जितना जल्दी सेटल हो जाता है उसका स्वेडबर्ग यूनिट उतना ही ज़्यादा होता है। तो जैसे हम यहाँ पर देखें 70S और 80S है, तो इसमें से जल्दी कौन सा सेटल हो रहा होगा, ऑब्वियसली 80S वाला, राइट। तो ये तो हमें समझ में आ गया कि इसमें S क्या है। अब एक और जो कन्फ्यूजन होता है वो ये है कि 50S और 30S क्या है। तो ये इन दोनों 50S और 30S 70S की सब यूनिट्स है, और यहाँ पर ऐसे ही 60S और 40S 80 की सब यूनिट है। अब नॉर्मली अगर हम 50 और 30 को ऐड करें तो फिर तो 70 नहीं आता है, 80 आता है, और यहाँ पर भी 60 और 40 को ऐड करने पर 80 नहीं आता है, 100 आता है। तो फिर हमने ये ऐसा क्यों लिखा है, तो ये समझते हैं। ये एक्चुअली एडिटिव क्वान्टिटीज़ हैं ही नहीं। ये बिल्कुल ऐसी बात है जैसे कि अगर एक रनर भाग रहा है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे और दूसरा रनर भाग रहा है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, तो क्या हम उन दोनों को मिला के बोल सकते हैं कि अगर ये साथ में हाथ पकड़ के भागेंगे तो ये 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे भाग सकते हैं? नहीं, हम ऐसा नहीं बोलेंगे, राइट, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता, ये एडिटिव क्वांटिटी है ही नहीं। बस बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर ये जो सब यूनिट्स है ये एडिटिव नहीं है। अगर हम इनको अलग अलग कर दें, दो सब यूनिट्स जो होती है राइबोसोम में, अगर हम इन दोनों को अलग अलग कर दें और फिर हम इसमें सेंट्रीफ्यूज करें, सेंट्रीफ्यूज में सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स के थ्रू इसको हम रोटेट करें बहुत हाई स्पीड पे, तो हम देखेंगे कि सबसे जल्दी 30S वाली सब यूनिट बैठ जाती है, फिर इधर यूकैरियोटिक की 40, फिर इधर से 50 और फिर 60, है ना। ये यहाँ पर मतलब है इन सब यूनिट्स का। तो जो ऊपर सब यूनिट होती है ये लार्ज सब यूनिट है, जैसे यहाँ पर ये 50S होगी और यहाँ पर 60S होगी। नीचे जो होती है वो स्मॉल सब यूनिट होती है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये 30S होगी और यूकैरियोटिक में ये 40S होगी। तो ये स्मॉल सब यूनिट का क्या काम है, ये mRNA को डिकोड करता है। जैसे कि जब डीएनए होता है, डीएनए ही इंस्ट्रक्शंस होल्ड करता है सारे, तो डीएनए खुद तो हर जगह नहीं जा सकता ये बताने के लिए कि कौन सा काम कैसे करना है, तो डीएनए भेजता है mRNA को यानी मैसेंजर आरएनए को। तो ये मैसेंजर आरएनए राइबोसोम्स के पास में आता है स्मॉल सब यूनिट के पास में, और ये स्मॉल सब यूनिट क्या करती है, इस mRNA को डिकोड करती है और फिर लार्ज सब यूनिट को बताती है, और लार्ज सब यूनिट क्या करती है, अमीनो एसिड को जोड़ जोड़ कर क्या बना लेती है, प्रोटीन बना लेती है। अब कहाँ कहाँ पर मिलते हैं हमें राइबोसोम, तो राइबोसोम की लोकेशन समझते हैं। अभी हमने पढ़ा था राइबोसोम हमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मिलते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में ही पढ़ा है। इसके अलावा हमने एक और चीज़ पढ़ी थी जो कि है माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी मिलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा है, 70S राइबोसोम है। और अभी जस्ट हमने पढ़ा कि क्लोरोप्लास्ट में भी हमें क्या देखने के लिए मिलते हैं, राइबोसोम देखने के लिए मिलते हैं, यहाँ भी 70S। इसके अलावा साइटोप्लाज्म में भी राइबोसोम देखने के लिए मिलते हैं। तो ये हमने पढ़ा राइबोसोम के बारे में और प्लास्टिड्स के बारे में। अब हम लोग हमारा आज का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है साइटोस्केलेटन। क्या होगा अगर आपकी बॉडी में से सारी की सारी बोन्स निकाल दी जाए? अगर सारी बोन्स निकल जाएंगी तो आप तो मूव ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपकी बॉडी बिल्कुल भी एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में, एक प्रॉपर फ्रेम में रहेगी ही नहीं। तो अब सेल के बारे में बताओ,
सेल तो बहुत सॉफ्ट होता है, ज़्यादातर पानी से ही बना हुआ होता है, तो फिर आखिर इसको शेप और स्ट्रेंथ देता कौन है? इन्हीं सेल्स को जोड़ के तो हमारी पूरी बॉडी बनी है। हमने पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में, सेल से टिश्यूज़, फिर ऑर्गन सिस्टम, फिर ऑर्गेनिज्म। तो इन्हीं सेल से हम पूरे बने हुए हैं। तो आखिर इन सेल्स के अंदर ऐसा क्या होता है जो इनको एक स्ट्रेंथ देता है, जो इनको होल्ड करके रखता है? तो ये चीज़ होती है हमारे सेल के पास में, क्या? साइटोस्केलेटन। ये प्लांट्स और एनिमल सेल्स दोनों के पास में देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर साइटो का मतलब होता है सेल और स्केलेटन का मतलब होता है फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स। लेकिन ये असली की बोन्स नहीं होती हैं। ये प्रोटीन फाइबर्स का एक मेश जैसा अरेंजमेंट है, जिसको कि जोड़ के हमने साइटोस्केलेटन का नाम दिया है। तो ये किस में प्रेजेंट होते हैं? हमने कहा ये प्लांट्स में भी हैं और ये एनिमल्स के पास में भी हैं। लेकिन प्लांट्स के पास में तो सेल वॉल भी होती है। सेल वॉल भी तो हमने पढ़ा था कि वो प्रोटेक्ट करने का काम करती है। तो सेल वॉल जो है वो आउटर प्रोटेक्शन का काम करती है, लेकिन ये अंदर जो है, सेल के अंदर जो इसको स्ट्रक्चर देता है और होल्ड करके रखता है, वो है साइटोस्केलेटन। तो अब इसके कंपोनेंट समझते हैं। 3 कंपोनेंट्स होते हैं साइटोस्केलेटन के। ये 3 कंपोनेंट्स हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। इसमें माइक्रो क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये बहुत छोटे हैं, माइक्रोस्कोप से ही दिख सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे माइक्रो बोल रहे हैं। यहाँ पर इंटरमीडिएट का क्या मतलब होगा? इंटरमीडिएट मतलब होता है जो बीच में हो, राइट? अब एक एक करके समझते हैं। तो ये जो साइटोस्केलेटन में एक पूरा नेटवर्क बना होता है, वो 3 तरह के फाइबर से बना होता है, जो कि हमने अभी पढ़े। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखता है ये समझते हैं। तो अब एक-एक करके इन तीनों के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले हमने कहा कि माइक्रो का मतलब है कि ये बहुत ज़्यादा छोटा है और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ माइक्रोस्कोप में दिख सकता है। ट्यूब्यूल्स का मतलब क्या है कि एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है। तो ये जैसा आपको दिख रहा है, ये ट्यूब जैसा जो स्ट्रक्चर है, ये है क्या? माइक्रो ट्यूब्यूल्स। इसका क्या काम होता है? ये अंदर से बिल्कुल हॉलो होते हैं, अंदर से मतलब खाली हैं, और इनका मेन जॉब होता है ट्रांसपोर्ट करने का। ये बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं जैसे कि किसी जगह में, किसी कंट्री में हाईवेज़ काम करते हैं। हम समझते हैं कि इसकी आखिर हमें ज़रूरत क्या है? तो एक सेल के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर हम सिर्फ और सिर्फ डिफ्यूजन की प्रोसेस होने दें हमारी सेल में कि सब कुछ डिफ्यूजन से हो जाएगा, अपने आप एक जगह से दूसरी जगह मूव हो जाएगा, तो इसमें जो बड़े पार्टिकल्स हैं वो तो मूव होने में बहुत टाइम लगा देंगे, राइट? तो उसके लिए हमारे पास में क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल्स है। ये बहुत जल्दी ट्रांसपोर्ट करने का और एक्यूरेसी से ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। इसके बाद में आते हैं माइक्रो फिलामेंट्स। इसमें भी माइक्रो मतलब क्या है? टाइनी। फिलामेंट्स मतलब बहुत पतले पतले थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। तो ये पतले पतले प्रोटीन के थ्रेड्स होते हैं, ये जैसे ये माइक्रो फिलामेंट्स हैं, यानी इसमें बहुत सारे छोटे छोटे थ्रेड्स हैं प्रोटीन के। तो हमारी खुद की बॉडी के अंदर अगर आप एक आर्म मूव करने की कोशिश करो, तो ये क्या आपकी बोन्स की वजह से आप मूव कर पा रहे हो? क्या आपकी बोन्स पुल हो रही है इसमें? नहीं, आपकी मसल्स पुल हो रही हैं। तो क्या सेल के अंदर भी मसल है? नहीं। पर इसके अंदर प्रोटीन के फाइबर्स होते हैं जो कि बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं, जिनको कि कहा जाता है क्या? माइक्रो फिलामेंट्स। तो इसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक तो है पतले पतले थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर, जिनको कि हम बोल रहे हैं क्या? एक्टिन, राइट? एक्टिन पतले थ्रेड्स की तरह है। इसको आप ऐसा समझो कि मान लो एक रोप रखी हुई है। क्या ये रोप अपने आप एक जगह से दूसरी जगह चले जाएगी? इसको किसी को पुल तो करना पड़ेगा। तो वैसे यहाँ पर भी है। तो इस एक्टिन फिलामेंट को पुल करने का काम कौन करता है? मायोसिन। तो मायोसिन, एक्टिन क्या कर रहा है? ये फॉरवर्ड जाता है और मायोसिन पीछे से फोर्स लगा के और आगे की तरफ मूव होता है। यही चीज़ WBC में फॉलो होती है। इसके बाद में ये समझते हैं कि इतने पतले क्यों हैं। तो हमने क्या कहा कि ये शेप को चेंज करने में, बेंड करने में, आसानी से श्रिंक करने में, डायरेक्शन को चेंज करने में हेल्प करते हैं। तो इसीलिए ये काफ़ी पतले होते हैं, ना कि माइक्रोट्यूब्यूल्स की तरह थोड़े से थिक। माइक्रोट्यूब्यूल्स कैसे होते हैं? ये होते हैं थिक और रिजिड। लेकिन माइक्रोफिलामेंट्स बिल्कुल भी थिक और रिजिड नहीं होते। ये थिन होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, आसानी से चेंज हो सकते हैं, आसानी से अपना स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं। इसीलिए ये कैसे होते हैं? थिन होते हैं। लास्ट में आता है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। तो नाम से समझ में आ रहा है, इंटरमीडिएट का मतलब क्या है कि मीडियम थिकनेस होगी। ये सबसे ज़्यादा थिक है और ये बीच में मीडियम है और फिर ये सबसे थिन है। तो इंटरमीडिएट फिलामेंट का क्या काम है? ये सब चीज़ों को साथ में होल्ड करके रखता है। तो हम बोल सकते हैं कि इट होल्ड्स एवरीथिंग टुगेदर। तो ये अलग अलग प्रोटीन से बने हुए होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर हम ले कैरेटिन, कैरेटिन एक प्रोटीन है जो कि आपके हेयर में, आपकी स्किन में और आपके नेल्स में देखने के लिए मिलता है। तो ये कैरेटिन जो प्रोटीन है, इंटरमीडिएट फिलामेंट का ही एक एग्जाम्पल है। तो ये स्ट्रेचिंग को रेजिस्ट करता है, ये पुलिंग को रेजिस्ट करता है और एक स्टेबिलिटी देने का काम करता है। तो ये हमने पढ़ा साइटोस्केलेटन के बारे में। अब हम लोग यहाँ पर हमारा 50% वाला फेज यानी फाउंडेशन फेज कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ेंगे अपनी NCERT की तरफ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तरफ।
प्लास्टिड्स आर फाउंड इन ऑल प्लांट सेल्स एंड इन यूग्लिनॉइड्स। तो प्लास्टिड्स एनिमल सेल्स में नहीं मिलते हैं और प्लांट सेल्स और यूग्लिनॉइड्स में मिलते हैं। यूग्लिनॉइड्स प्रोटिस्टा होता है सिंगल सेल्ड। दीज आर इजीली ऑब्जर्व्ड अंडर द माइक्रोस्कोप एज दे आर लार्ज। तो ये आसानी से माइक्रोस्कोप में दिख सकते हैं क्योंकि ये बड़े साइज में होते हैं। दे बेयर सम स्पेसिफिक पिगमेंट्स दैट इम्पार्टिंग स्पेसिफिक कलर्स टू द प्लांट्स। इनके पास में कुछ स्पेसिफिक पिगमेंट्स होते हैं जिसकी वजह से प्लांट्स में कुछ स्पेसिफिक कलर्स होते हैं। बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट्स प्लास्टिड कैन बी क्लासिफाइड इंटू क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। तो किस तरह का पिगमेंट प्रेजेंट है प्लास्टिड में, उसके बेसिस पे हम डिवाइड कर सकते हैं क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट के कैटेगरीज में। द क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स क्लोरोफिल एंड कैरोटेनॉइड पिगमेंट्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट एनर्जी इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, कैरोटेनॉइड होता है जो कि क्या करता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। इन द क्रोमोप्लास्ट फैट सोल्यूबल कैरोटेनॉइड पिगमेंट्स लाइक कैरेटिन, ज़ैंथोफिल्स एंड अदर्स आर प्रेजेंट। क्रोमोप्लास्ट के अंदर फैट सोल्यूबल कैरोटेनॉइड पिगमेंट होते हैं जैसे कि कैरेटिन, ज़ैंथोफिल्स, ल्यूकोपाइन एक्सेट्रा। ये क्या करते हैं, प्लांट्स को एक येलो, ऑरेंज या रेड कलर देते हैं। दिस गिव्स द पार्ट ऑफ द प्लांट येलो, ऑरेंज और रेड कलर। द ल्यूकोप्लास्ट आर द कलरलेस प्लास्टिड्स ऑफ वेरिड शेप्स एंड साइजेस विद स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स। तो ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं, इनके पास में कोई पिगमेंट नहीं होता है, ये स्टोर करने का काम करते हैं। जैसे इसमें 3 टाइप्स होते हैं। अमाइलोप्लास्ट स्टोर कार्बोहाइड्रेट्स या स्टार्च, फॉर एग्जाम्पल पटेटो। तो अमाइलोप्लास्ट क्या स्टोर करते हैं, स्टार्च को स्टोर करते हैं, एग्जाम्पल है पटेटो। इलायोप्लास्ट किसको स्टोर करते हैं, ऑयल्स या फैट्स को, और इसका एग्जाम्पल हमने पढ़ा था क्या, सनफ्लावर सीड्स। और एल्यूरोप्लास्ट किसको स्टोर करते हैं, प्रोटीन्स को। तो मेजॉरिटी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द ग्रीन प्लांट्स आर फाउंड इन द मीजोफिल सेल्स ऑफ द लीव्स। तो ज़्यादातर जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो हमें मीजोफिल सेल्स में देखने के लिए मिलते हैं। इसका शेप कैसा होता है, लेंथ शेप्ड, ओवल, स्फेरिकल, डिस्कॉइड या फिर रिबन लाइक शेप भी इसका हो सकता है। लेंथ होती है 5 से 10 माइक्रोमीटर्स और विड्थ होती है 2 से 4 माइक्रोमीटर्स। देयर नंबर वेरीज फ्रॉम 1 पर सेल ऑफ द क्लेमाइडोमोनास अ ग्रीन एल्गे टू 20 to 40 पर सेल इन द मीजोफिल सेल्स। तो जो क्लोरोप्लास्ट का नंबर है वो डिफर कर सकता है ऑर्गेनिज्म पे, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास जो कि ग्रीन एल्गे है उसके अंदर एक ही क्लोरोप्लास्ट होता है पर सेल, लेकिन मीजोफिल में 20 से 40 पर सेल हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि कितना क्लोरोफिल बनाना है। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया द क्लोरोप्लास्ट आर ऑल्सो डबल मेम्ब्रेन बाउंड। 2 मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर और एक इनर मेम्ब्रेन। ऑफ द टू द इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन इज रिलेटिवली लेस परमेबल यानी कम सब्सटेंसेस को अलाउ करती है अपने थ्रू आसपास क्रॉस करने के। द स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड द स्ट्रोमा। तो जो स्पेस होती है, जो फ्लूइड फिल्ड होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, उसको स्ट्रोमा कहा जाता है। अ नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज फ्लैट एंड मेम्ब्रेनस सैक्स कॉल्ड द थैलेकॉइड्स आर प्रेजेंट इन द स्ट्रोमा। तो जो फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक्स जैसे सब स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट में, स्ट्रोमा में, उसको कहा जाता है क्या, थैलाकॉइड्स। ये थैलाकॉइड्स ही जब एक पाइल बना लेते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, ग्रैनम। अगर बहुत सारे इस तरह के ग्रैनम है तो उसको कहा जाता है ग्रैना। Thylakoids are arranged in stacks like the piles of coins called the granum or the intergranal thylakoids. In addition, there are flat membranous tubules called the stroma lamellae connecting the thylakoids of the different grana. तो अलग अलग जो थैलाकॉइड्स होते हैं, जो ग्रैनम होते हैं, उनको कनेक्ट करने के लिए जो कनेक्टिंग लेयर है उसको कहा जाता है स्ट्रोमा लैमेले। द मेम्ब्रेन ऑफ द थैलाकॉइड्स एनक्लोज अ स्पेस कॉल्ड द ल्यूमेन। तो थैलाकॉइड्स के अंदर कुछ भी नहीं होता, एक हॉलो कैविटी होती है, उसी को ल्यूमेन कहा जाता है। तो स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। स्ट्रोमा के अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इट ऑल्सो कंटेन्स स्मॉल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स एंड राइबोसोम्स। इसके अलावा डीएनए और राइबोसोम भी हमें स्ट्रोमा में देखने के लिए मिलते हैं, और इसीलिए हमने पढ़ा था कि क्लोरोप्लास्ट को हम सेमी ऑटोनोमस भी कहते हैं। क्लोरोफिल पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन द थैलाकॉइड्स। तो क्लोरोफिल पिगमेंट्स भी थैलाकॉइड्स की मेम्ब्रेन में ही देखने के लिए हमें मिलते हैं। द राइबोसोम ऑफ द क्लोरोप्लास्ट आर स्मॉलर 70s देन द साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स 80s। तो नॉर्मली जो यूकैरियोटिक सेल्स में देखने के लिए मिलता है 80s राइबोसोम, वो हमें क्लोरोप्लास्ट में ना देखते हुए 70s देखने के लिए मिलता है। ये डायग्राम हमने देखा था क्लोरोप्लास्ट का। आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, ग्रैनम है जो कि पूरा स्टैक बन गया है। थैलाकॉइड जब एक पर्टिकुलर की बात कर रहे हैं, और स्ट्रोमा लेमेले जो इन दोनों को सबको कनेक्ट करती है, और स्ट्रोमा जो एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट है या फ्लूइड प्रेजेंट है। इसके बाद में है राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स आर ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स फर्स्ट ऑब्जर्व्ड अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एज डेंस पार्टिकल्स बाय जॉर्ज पैलेट इन 1953। तो 1953 में एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है जॉर्ज पैलेट, जिन्होंने सबसे पहले राइबोसोम को बताया था, और इसलिए इन्हें फादर ऑफ राइबोसोम्स भी कहा जाता है। दे आर कंपोज ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स एंड आर नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। तो इनके आसपास होता है RRNA यानी राइबोसोमल RNA और प्रोटीन्स।
द यूकैरियोटिक राइबोसोम्स आर 80s व्हाइल द प्रोकैरियोटिक राइबोसोम आर 70s। ये हमें पता है कि यूकैरियोटिक सेल के पास में 80s राइबोसोम होता है और प्रोकैरियोटिक के पास में 70s राइबोसोम होता है। ईच राइबोसोम हैज़ 2 सब यूनिट्स लार्जर एंड स्मॉलर सब यूनिट्स। हर राइबोसोम के पास में 2 सब यूनिट होती है, एक बड़ी और एक छोटी, एक लार्जर और एक स्मॉलर। द 2 सब यूनिट्स ऑफ 80s राइबोसोम्स आर 60s एंड 40s व्हाइल दैट ऑफ 70s राइबोसोम्स आर 50s एंड 30s। तो जो 80s राइबोसोम है यूकैरियोटिक सेल में, उसकी 2 सब यूनिट्स होती हैं 60s और 40s, और जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में 70s राइबोसोम है उसकी 2 सब यूनिट्स होती हैं 50s और 30s। यहाँ पर एस का मतलब क्या है? स्वेडबर्ग यूनिट। हियर एस स्वेडबर्ग यूनिट स्टैंड्स फॉर द सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। It is indirectly a measure of density and size. Both 70s and 80s ribosomes are composed of 2 subunits. दोनों में ही 2 सबयूनिट्स प्रेजेंट होती हैं। इस तरह का राइबोसोम का स्ट्रक्चर होता है जो हमने देखा था। इसके बाद में है साइटोस्केलेटन, एन इलेबोरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर्स कंसिस्टिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म इज कलेक्टिवली रिफर्ड टू एज द साइटोस्केलेटन। साइटो का मतलब होता है सेल और स्केलेटन का मतलब होता है फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स। पर यहाँ पर प्रॉपर बोन्स नहीं प्रेजेंट है, यहाँ पर प्रोटीन्स का फाइबर प्रेजेंट है जो कि मैश लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, जिसको कि हम साइटोस्केलेटन बोलते हैं। तो इसके अंदर 3 चीज़ें आती हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट filaments. The cytoskeleton in a cell are involved in many functions such as mechanical support, motility, maintenance of the shape of the cell. तो साइटोस्केलेटन के अंदर बहुत सारे फंक्शंस ये परफॉर्म करता है सेल में, जैसे कि मैकेनिकल सपोर्ट देना, मोटिलिटी यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने में हेल्प करना, और सेल का शेप बना के रखना। अब हम लोग समझेंगे, सॉल्व करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो अब सॉल्व करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। द प्लास्टिड दैट स्टोर ज़ेंथोफिल इज नोन एज अमाइलोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट या फिर एल्यूरोप्लास्ट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, क्रोमोप्लास्ट। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। क्रिस्टे, क्रिस्टे होते हैं इनफोल्डिंग्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। फिर है सिस्टर्ने, सिस्टर्ने हैं डिस्क शेप्ड सैक्स इन द गोल्जी अपैरेटस। फिर थैलाकॉइड्स, थैलाकॉइड्स होते हैं फ्लैट मेम्ब्रेन सैक्स इन स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। और फॉस्फोलिपिड होते हैं सेल मेम्ब्रेन। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स आर राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, सेंट्रोसोम्स या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। इसका सही आंसर है राइबोसोम्स। फ्रॉम द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो चूज द करेक्ट ऑप्शन। द यूकैरियोटिक राइबोसोम्स आर 80s एंड प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स आर 70s। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। ईच राइबोसोम हैज़ 2 सब यूनिट्स, ये भी सही है। द 2 सब यूनिट्स ऑफ 80s राइबोसोम्स आर 60s एंड 40s वेल दैट ऑफ 70s आर 50s एंड 30s। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। द 2 सब यूनिट्स ऑफ 80s राइबोसोम्स आर 60s एंड 20s एंड दैट ऑफ 70s आर 50s एंड 30s। तो ये गलत ऑप्शन है। द 2 सब यूनिट्स ऑफ 80s आर 60s एंड 30s एंड दैट ऑफ 70s आर 50s एंड 30s। तो ये भी गलत है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, A, B एंड C आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, द DNA प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट इज लीनियर डबल स्टैंडर्ड या फिर सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड, लीनियर सिंगल स्टैंडर्ड या फिर सर्कुलर सिंगल स्टैंडर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट बोथ आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। और स्टेटमेंट सेकेंड, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज रिलेटिवली लेस परमिएबल एज कम्पेयर टू क्लोरोप्लास्ट। तो एक गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट यहाँ पर आना चाहिए था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। हाउ मेनी डिफरेंट प्रोटीन्स डज द राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ, 60, 40, 20 या फिर 80। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 यानी 80। Which of the following pairs of organelles does not contain DNA? Lysosomes and vacuoles, nuclear envelope and mitochondria, mitochondria and lysosomes या फिर chloroplast and vacuoles। इसका सही आंसर है lysosomes and vacuoles। The structures that are formed by stacking of organized flattened membranous sacs in the chloroplast are। इसका सही आंसर है grana, ऑप्शन नंबर 4। Chlorophyll in chloroplast is located in। इसका भी करेक्ट आंसर है grana, ऑप्शन नंबर 2। Microtubules are absent in स्पिंडल फाइबर्स, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल या फिर फ्लैजिला। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, माइटोकॉन्ड्रिया। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स डज नॉट कंटेन स्टोर्ड फूड मटेरियल? एलियोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट या फिर एल्यूरोप्लास्ट। तो इसका आंसर आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि एनसीईआरटी की हर एक लाइन से आप एमसीक्यू सॉल्व कर पाएँ इस टॉपिक के जो हमने आज पढ़े हैं, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और जो 20% वाला परफेक्शन का फेज़ है उसके लिए आप एमसीक्यू प्रैक्टिस यहाँ पे से कर लोगे टेलीग्राम ग्रुप पे से। और आपको एक्टिव रिकॉल की टेक्निक से जो भी आज आपने पढ़ा है उसको एक सिंगल पेज में समराइज़ करके लिखने की कोशिश करनी है, जितना भी आपको याद आता है। और उसके बाद में फिर आप रिवाइज़ कर सकते हैं और देख सकते हैं एनसीईआरटी से और इन नोट से कि क्या आपने नहीं लिखा, क्या चीज़ें आप भूल गए।
तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखो। थैंक यू।